हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है देवेंद्र और इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है, इसमें बहुत सारी नई नई चीजें आ जाती है, काफी सारी रिएक्शंस होती है। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का सबसे सही तरीका है पहले आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लगने वाली बेसिक चीजों को पढ़ो। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से इफेक्ट्स लगते हैं, प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, अनुनाद क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन किस चीज को बोलते हैं, मीसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। पहले आप इन चीजों को पढ़ो, ठीक है। उसके बाद में आप धीरे धीरे रिएक्शन के मैकेनिज्म के दौरान बनने वाले जो मध्यवर्ती हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी अभिक्रिया होती है ना, तो उसमें कुछ मध्यवर्ती बनते हैं। हर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, या अगर हम पर्टिकुलर बात करते हैं कार्बनिक रसायन के बारे में, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो सारी जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है उनमें कोई ना कोई मध्यवर्ती या संक्रमण अवस्था जरूर बनती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो है अभिक्रिया मध्यवर्ती के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अभिक्रिया मध्यवर्ती का मतलब क्या? भाई, कोई भी रिएक्शन होगी तो बीच में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बनता है जो उस रिएक्शन को कंटिन्यू रखता है, ठीक है। यानी कि अभिक्रिया के दौरान मध्य में बनने वाला कोई रासायनिक क्रियाकारी पदार्थ, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? अभिक्रिया मध्यवर्ती कह सकते हैं, ठीक है। भाई, अभिक्रिया मध्यवर्ती की हमें डेफिनेशन पे नहीं जाना है, हमें अभिक्रिया मध्यवर्ती कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्ब धनायन हो गया, जिसको आप कार्बोकेटायन भी बोलते हो या कार्बोनियम आयन भी बोलते हो। उसके अलावा कार्बेनायन हो गया, कार्ब ऋणायन जिसको कहा जाता है। उसके अलावा कार्बन मुक्त मूलक हो सकता है, कार्बीन हो सकता है, नाइट्रीन हो सकता है। कई सारे तरह के यहाँ पे मध्यवर्ती संभव है, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है कार्ब धनायन, ठीक है। कार्ब धनायन क्या होता है? देखो, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कार्बोकेटायन। क्या कहेंगे इसको? कार्बोकेटायन। इसका एक और नाम होता है कार्बोनियम आयन, ठीक है। कार्बोनियम आयन इन द सेंस कि पहले जो पढ़ते थे ना हम लोग, पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती थी उसमें इसे कार्बोकेटायन की जगह कार्बोनियम आयन कहा जाता था। तो इसका कार्बोनियम आयन नाम भी काफी फेमस है। बट हमको अभी क्या याद रखना है? कार्बोकेटायन या कार्बोधनायन। देखो, कार्बोकेटायन या कार्बोधनायन क्या होता है? इसमें क्या होता है? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कार्बन पर आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज। यह सह संयोजक बंध के विषमांश विदलन से बनता है। अब भाई, विषमांश विदलन क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपके पास इस तरह का कोई कंपाउंड है। कार्बन कितने बंध बना सकता है? 4 बंध बना सकता है। कार्बन ने 3 बंध बना लिया, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और एक बंध बना लिया मान लीजिए क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो देखो, एक बंध को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है? 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। अब देखो, यहाँ पे क्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ना बॉन्ड के, वो कौन लेके चला जाता है? क्लोरीन लेके चला जाता है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित करेगा। तो क्लोरीन क्या करता है? इनके बीच का जो बॉन्ड बन रहा है ना, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन की अगर हम बात करते हैं, तो कार्बन के पास केवल 3 बॉन्ड बचे हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, और जो क्लोरीन है वो दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ लेके जा चुका है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया होगा, तब जाके इनके बीच में क्या बना? सहसंयोजक बंध। क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। सहसंयोजक बंध के लिए क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। अब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का था, लेकिन जब बॉन्ड टूटा ना, तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन तो ले गया, साथ में कार्बन का भी ले गया। तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। इसका मतलब यहाँ क्लोरीन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव होता है ना, इसी को क्या कहा जाता है? कार्बोकेटायन कहा जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा विदलन हुआ? ये हुआ विषमांश विदलन। ऐसा विदलन या ऐसा विखंडन जिसमें साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही परमाणु लेके चला जाए, ठीक है। ऐसा विदलन या ऐसा विखंडन जिसमें साझे या शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कोई एक ही परमाणु लेके चला जाता है, उसे कहा जाता है विषमांश विदलन, ठीक है। इसमें कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। देखो, 2 तो ये वाले, 2 ये वाले और 2 ये,
ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन पे पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने बचे, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो आपको कार्बोकेटाइन का बेसिक में क्या क्या याद रखना है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, किससे बनता है, विषमांश विदलन से बनता है। उसके अलावा इसमें कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कार्बोकेटाइन की संरचना पढ़ते हैं। देखो कार्बोकेटाइन की संरचना क्या होती है, सबसे पहले आपको कुछ चीजें जो याद रखनी है, कार्बोकेटाइन में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है, sp2 संकरण। ठीक है, यानी कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कार्बोकेटाइन के अंदर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर आप इसकी ज्योमेट्री की बात करते हैं, यानी कि इसकी ज्यामिति की बात करते हैं, तो इसकी शेप कैसी रहती है, इसकी शेप होती है त्रिकोणीय समतली, त्रिकोणीय समतली। ठीक है, त्रिकोणीय समतलीय इसका स्ट्रक्चर होता है। देखो कार्बोकेटाइन जब बनता है ना, तो वहां से 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं और कार्बन के ऊपर कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। यानी कि कार्बन ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 3 तो उसके जो sp2 ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ यहाँ पे बॉन्डिंग की हुई है। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैंने कौन सा संकरण आपको बताया है, sp2 संकरण। sp2 संकरण में कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं, 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं। देखो एक s से और 2 p से, यानी कि 3 ऑर्बिटल मिक्स हुए। तो संकरण में हमने बेसिक रूल क्या पढ़ा है कि जितने ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है ना, उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो sp2 यानी कि एक s और 2 p की मिक्सिंग हुई, यानी कि टोटल 3 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई, तो 3 ही आपको ऑर्बिटल्स मिलेंगे। और तीनों ऑर्बिटल्स के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, वो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किससे, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग हो सकती है। देखो जरूरी नहीं है यहाँ पे हाइड्रोजन ही जुड़े, आगे कोई दूसरा कार्बन जुड़ गया, कुछ भी जुड़ सकता है। ठीक है, मैं बेसिक के लिए आपको क्या बता देता हूँ कि यहाँ पे हाइड्रोजन ने इस तरह से बॉन्डिंग कर ली। तो देखो अब कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 ये वाले, 2 ये वाले और 2 ये वाले, टोटल मिला के कितने, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक s और 2 p ने तो संकरण कर लिया, तो भाई ये तीसरा वाला p कहां गया, तो तीसरा वाला जो p है ना, वो इस तरीके से यहाँ पे असंकृत कक्षक के रूप में उपस्थित रहता है। अब ये क्या है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, क्या है ये, वैकेंट ऑर्बिटल या रिक्त कक्षक। कौन सा कक्षक है ये, रिक्त कक्षक। तो देखो यहाँ पे एक समतल में क्या बन गया है, त्रिकोण बन गया है, समतल त्रिकोण। ठीक है, तो ये जो है ना एक प्लेन में त्रिकोण बना है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है, हमारा वैकेंट ऑर्बिटल। ये वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा है, p। तो हम क्या बोलेंगे इसको, रिक्त p कक्षक। ठीक है, तो इस तरह की इसकी ज्योमेट्री होती है जिसमें sp2 संकरण पाया जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको कार्बोकेटाइन का स्थायित्व समझा देता हूँ। देखो कार्बोकेटाइन कब यहाँ पे स्थायी होगा, मतलब कौन सा इफेक्ट उस पर लगेगा तो वो स्थायी होगा, और कौन सा इफेक्ट लगेगा तो उसके स्थायित्व में कमी आएगी। देखो कार्बोकेटाइन को यदि हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इसमें क्या है, 3 तो बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं और एक क्या आ रहा है यहाँ पे, कार्बन पे पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है यहाँ पे कि इसके अंदर रिक्त p कक्षक पाया जाता है। तो कहीं पे भी अगर रिक्त कक्षक है यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो वहां कौन सा चार्ज आ जाता है, धनावेश आ जाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वहां पे आ जाता है। इसने 3 बॉन्ड कंप्लीट कर रखे हैं, इसका मतलब इसके ऊपर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 स्थितियां बनती है। एक स्थिति तो क्या है, मैं 2 के साथ तो यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देता हूं और एक इधर जोड़ देता हूं CH3। ठीक है, एक स्थिति और क्या बनती है कि मैं 2 तो यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देता हूं और एक में जोड़ देता हूं यहाँ पे NO2 ग्रुप। ठीक है, अब हम लोग अच्छे से जानते हैं ये बात कि जो CH3 ग्रुप होता है ना, वो प्लस आई इफेक्ट लगाता है। कौन सा, प्लस आई इफेक्ट। और जो NO2 ग्रुप होता है ना, वो कौन सा इफेक्ट लगाता है, माइनस आई इफेक्ट लगाता है। प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट वाली वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, आप उसको जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट को। ठीक है, आप वहां से जाके प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट को समझ सकते हो। देखो CH3 ग्रुप क्या लगाता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है, यानी कि ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन की तरफ भेजता है। ठीक है, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, वो क्या होता है, स्टेबलाइज। भाई कार्बन पर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये अनस्टेबल हो रहा है ना, तो इसको स्टेबल करने वाला कोई चाहिए। तो ये पीछे से अपने इलेक्ट्रॉन्स को भेज के, यानी कि प्लस आई इफेक्ट लगा के क्या करता है, कार्बन पर पॉजिटिव को स्टेबलाइज कर देता है।
वहीं अगर अपन नाइट्रो ग्रुप की बात करें तो नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी तरफ खींच लेता है, यानी कि कार्बन पर पहले से ही पॉजिटिव मौजूद है और उसको और डिस्टेबलाइज कर रहा है, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी में क्या कर रहा है, और कमी कर रहा है, क्या लगा के, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगा के। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे कि जब भी कार्बोकेटाइन वाले कार्बन से प्लस आई वाला ग्रुप जुड़ा रहेगा, प्लस आई प्रभाव या प्लस आई इफेक्ट, है ना, प्लस आई इफेक्ट वाला अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्या, स्टेबिलिटी, यानी कि स्थायित्व जो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन अगर माइनस आई वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके क्या रहेगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, माइनस आई प्रभाव या माइनस आई इफेक्ट, मतलब जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगेगा उतनी ही कम स्टेबिलिटी रहेगी किसकी, कार्बोकेटाइन की। ठीक है, और जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा उतनी ही ज्यादा क्या रहेगी, स्टेबिलिटी। तो प्लस आई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और माइनस आई के इनवर्सली, इनवर्स को ऐसे ही लिखते हैं 1 अपॉन माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, और भी हमें यहाँ पे कुछ देखना है, देखो प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट का आप ध्यान रखना। प्लस आई, अच्छा इसके पॉइंट्स बना लेते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि जो स्थायित्व होता है ना, यानी कि स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है किसके, प्लस आई इफेक्ट के। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, जो स्थायित्व होता है ना, स्थायित्व वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इनवर्स के लिए अपन क्या करते हैं, 1 अपॉन में लिखते हैं माइनस आई इफेक्ट। जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतनी ही कम स्टेबिलिटी होगी हमारे कार्बोकेटाइन की। तीसरी चीज अगर हम लोग यहाँ पे देखें ध्यान से, तो देखो जो स्थायित्व है ना हमारा, ये रेजोनेंस पे भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है ना, रेजोनेंस, रेजोनेंस जो होता है, देखो जितना ज्यादा रेजोनेंस मिल रहा है, ठीक है, जितना ज्यादा अनुनाद मिल रहा है ना, उतनी ही कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। कैसे, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे ये बना दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। तो अब ये कार्बोकेटाइन क्या, कार्बोकेटाइन के लिए ये क्या करता है, अपने पाई इलेक्ट्रॉनों को इधर भेज देता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाते हैं, इस जगह। ठीक है, तो वहां चले गए इलेक्ट्रॉन, तो CH2 रह गया यहाँ, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड रह गया, फिर CH, अच्छा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो ये CH2 के ऊपर से प्लस गायब, वो कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे। यानी कि ये बहुत अच्छा सिनेरियो है। इसमें देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो प्लस इधर आ गया, फिर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस इधर आते हैं तो प्लस वापस से उधर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्लस इधर उधर इसके अंदर क्या करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है, कभी प्लस इधर कभी प्लस इधर, फिर वापस प्लस इधर फिर वापस प्लस इधर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे प्लस चार्ज जो है ना, इसमें क्या करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है, यानी कि दोलन करता रहता है। तो जब भी ऐसे प्लस आई इफेक्ट दोलन करता है ना, तो प्लस आई इफेक्ट को क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिल जाती है, वो उसी कंपाउंड के अंदर रहता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या समझे कि भाई रेजोनेंस जो होता है ना, अनुनाद, अनुनाद भी क्या करता है, कार्बोकेटाइन को स्टेबल करता है। ठीक है, एक और अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताता हूँ बेंजीन का। भाई बेंजीन जो होती है ना, बेंजीन की ये मान लो कोई रिंग है बेंजीन की, जिसमें यहाँ पे CH2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इस CH2 के ऊपर क्या है, प्लस। ठीक है, तो इस प्लस को स्टेबल करने के लिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो देखो ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बना देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर यहाँ पे CH2। अच्छा यहां से इलेक्ट्रॉन गए ना, तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस जगह पे अब इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए बॉन्ड यहां आ जाएंगे। ठीक है, और इस पॉजिटिव को अब यहां पॉजिटिव जो आएगा ना, देखो अगला अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, तो कुछ इस तरह का बन जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव इस जगह पहुंच गया, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड और ऊपर CH2 के साथ डबल बॉन्ड। अब इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस इधर आ जाएंगे, और फिर जब यहाँ पॉजिटिव पहुंचेगा तो फिर वापस से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस जगह आ जाएंगे। ठीक है, तो बेंजीन की रिंग में भी क्या होता है, चक्रीय अनुनाद पाया जाता है। वो चक्रीय अनुनाद अपने साथ किसको, इस कार्बोकेटाइन के प्लस को भी शामिल कर लेता है। ठीक है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पे बेंजीन में हम लोग अनुनाद के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। बेंजीन के साथ कोई ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसमें किस प्रकार से रेजोनेंस पाया जाता है, सारी चीजें अपन वहां पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बोकेटाइन अगर इस तरह से आता है,
बेंजीन की रिंग के साथ, तो बेंजीन की रिंग के साथ भी वो अनुनाद के कारण क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। यानी कि अनुनाद के तो हमेशा ध्यान रखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व या स्टेबिलिटी। ठीक है, इस वीडियो में हमने अच्छे से कार्बोकेटाइन को समझा है। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम कार्ब एनायन यानी कि कार्ब रेनायन को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।